100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। श्रीमान, आज सवेरे जो वक्तव्य गृह मंत्री महोदय ने पढ़ा है वह क्या बताता है। मैंने मध्य प्रदेश की सरकार से जो सूचना प्राप्त की है, अगर वह सूचना मैं प्राप्त न करता, अगर वह सूचना सदन के सामने न लाई जाती, तो गृह मंत्री महोदय यह मानने के लिए कभी तैयार नहीं होते कि उनके किसी अधिकारी ने टेलीफोन पर मध्य प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत की है। यह तथ्य सदन से क्यों छिपाया? हो सकता है गृह मंत्री महोदय को मालूम न हो, लेकिन इसके लिए वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। जब मामला 28 तारीख को उठा था, तब गृह मंत्री महोदय ने जांच करने का वादा किया था और जिस अधिकारी की मध्य प्रदेश के अधिकारियों से टेलीफोन पर वार्ता हुई, उसका उत्तरदायित्व था कि वह गृह मंत्री को सूचित करता कि टेलीफोन पर संपर्क स्थापित किया गया है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 31 जुलाई को भी गृह मंत्री ने जो वक्तव्य दिया वह तथ्यों के विपरीत था और सदन को गुमराह करने वाला था। आज उन्होंने अपने वक्तव्य में यह माना है। गृह मंत्री महोदय को यह सूचना कब दी गई? 28 तारीख को यह सूचना उनके पास नहीं थी। 31 जुलाई को भी यह सूचना उनके पास नहीं थी। जब आज सवेरे मैंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया, तब गृह मंत्री महोदय ने अधिकारियों से पूछा होगा और अधिकारियों ने उनको बताया होगा कि हाँ, मध्य प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बात और कही। स्मरण रखिए कि यह बातचीत 22 तारीख को हुई। 22 तारीख को वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों से संपर्क किया और उनको कहा कि आप तैयार रहिए, लेकिन जब तक हम स्पष्ट रूप से न कहें तब तक बजट मत छापिए। जब 28 तारीख को हमने मामला यहाँ उठाया, तो यह तथ्य सदन के सामने प्रकट नहीं किया गया। हो सकता है कि उस दिन गृह मंत्री महोदय को मालूम न हो सकता है कि उस दिन अधिकारी को भी मालूम न हो कि इस मामले में गृह मंत्री को या सदन को अंधेरे में रखकर वे एक गंभीर भूल कर रहे हैं। लेकिन जब मामला उठ गया, समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया, तब भी गृह मंत्री को ठीक सूचना नहीं दी गई और इसलिए 31 जुलाई को गृह मंत्री ने फिर वही गलती की जो गलती उन्होंने 28 जुलाई को की थी। आज जब विशेषाधिकार का प्रस्ताव किया गया, तब वह कहते हैं कि टेलीफोन पर संपर्क किया गया था। सभापति जी, विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्र के उदात्त हितों का संरक्षण और संवर्धन करना होता है। ये हित स्थायी होते हैं, किंतु विश्व की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार इन हितों की रक्षा करने का उपकरण जो विदेश नीति होती है, उसे लचीला होना चाहिए। मुझे यह
कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी नीति हमारे व्यापक हितों का संरक्षण नहीं कर सकी है। स्वाधीनता के बाद हमें 4 आक्रमणों का निशाना बनाया गया। हमारे दोनों पड़ोसी हमारे विशाल भूभाग पर कब्जा जमाने में सफल हुए हैं। पुरानी संसद ने, जिसका यह उत्तराधिकारी है, यह शपथ ली थी चीनी आक्रमण के पश्चात स्वर्गीय पंडित नेहरू के जन्म दिवस के पुण्य अवसर पर कि यह देश तथा सदन तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक हम आक्रमणकारी के चंगुल में गई हुई भूमि को मुक्त नहीं करा लेंगे। आज तो उस शब्द की कोई चर्चा नहीं करता। जो भूमि चली गई है उसे वापस लेने का कोई उपाय, कोई योजना नहीं दिखाई देती। यह स्वीकार करना होगा कि हम अपनी विदेश नीति को भारत को शक्तिशाली बनाने का, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का और संसार में भारत को एक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने का साधन नहीं बना सके। सभापति जी विश्व शांति, पंचशील, सह अस्तित्व, भाईचारा अच्छी भावनाएं हैं। इनके साथ हमारा अमिट नाता है। लेकिन ये सुहावने आकर्षक शब्द किसी राष्ट्र की सुविचारित विदेश नीति का स्थान नहीं ले सकते। हम जैसी दुनिया चाहते हैं वैसी आज नहीं है, और जैसी दुनिया आज है उसको समझकर हमें विदेश नीति का निर्धारण करना होगा। हमने पंचशील का समझौता किया कम्युनिस्ट चीन के साथ, और कम्युनिस्ट चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। हमने पाकिस्तान के साथ मित्रता के संबंधों का विकास करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रत्युत्तर हमें आक्रमण में मिला। आज अमेरिका और कम्युनिस्ट चीन निकट आ रहे हैं। अनहोनी बात हो रही है। यह दुनिया की बदलती हुई परिस्थिति का एक प्रमाण है। जब हमने विदेशी नीति का निर्धारण किया तो चीन तस्वीर में नहीं था। रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। धन्यवाद।